हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर 9 समझेंगे। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें पहाड़ पर चढ़ने का कैंप के बारे में बताया गया है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। हमारे भारत देश में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जिसमें माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोचिंग दी जाती है या फिर कोर्स कराया जाता है। वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी, यानी कि उत्तरकाशी में है। आगे चलते हैं। तो ये जो डायरी लिखी गई है वो संगीता अरोड़ा जी के द्वारा लिखी गई है। ये अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रही हैं। 2 फरवरी सन 1984 की जो बात है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी, सकरे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। तो जो इसकी लेखिका हैं संगीता अरोड़ा जी, वो अपने पहाड़ पर चढ़ने के एक्सपीरियंस को बता रही हैं कि पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। और कैंप में केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस के जो टीचर्स होते हैं उनसे करीब 20 टीचर्स आई हुई थी, जिनमें से एक थी संगीता अरोड़ा। और बाकी जो लेडीज़ थी या महिलाएं थी वो बैंक से और दूसरी संस्थाओं से आई हुई थी। आज जो कैंप का दूसरा दिन था, तो ये बता रही हैं जैसे ही इन्होंने बिस्तर से नीचे पैर रखे तो इनके इतने दर्द हो रहा था क्योंकि इनके पैरों में छाले पड़ गए थे। एक ही दिन में इन्होंने पहाड़ी पर, सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर की चढ़ाई की थी। और वो भी अकेले नहीं, उनकी कमर पर भी सामान से भरा हुआ पिट्ठू बैग। पिट्ठू बैग मीन्स जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रक से बैग होता है, जो कि उसमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो भी टूल्स होते हैं या जो भी सामान होता है उसमें रखा हुआ होता है। तो उसको लेकर चढ़ना था और 26 किलोमीटर ऊपर तक पहाड़ी रास्ता था, जिससे कि इनके दर्द हो रहा था, पैरों में छाले पड़ गए थे। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। जो एक दिन पहले इन्होंने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ाई की थी, उससे थक गई थी और इनके दर्द हो रहा था। तो ये आंखों में थोड़े से आंसू लिए हुए, यानी कि हल्के सा रोते रोते ये एडवेंचर जो कोर्स के इनके डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके कमरे में जा पूछी। तो ये मन ही मन सोच रही थी कि इन्हें डायरेक्टर से क्या क्या कहना है जिससे ये ट्रैकिंग पर ना जाए, यानी कि जो आगे का ट्रैकिंग करनी थी, आगे के जो पहाड़ चढ़ने थे उस पर ना जाना पड़े, ये उनसे क्या कहें। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है इनको। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। तो ये इतना सोच ही रही होती हैं, तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ इन्हें भारी सी सुनाई पड़ती है कि मैडम, आप नाश्ते के समय पे आप यहाँ हो, आपको जल्दी करो वरना भूखे ही आपको ट्रैकिंग पर जाना पड़ेगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? तो जो मैडम थी वो सर आगे कुछ बोलना ही चाहती थी, जिससे उससे पहले ही सर बोल देते हैं कि पैरों में छाले पड़े हैं और आप चल नहीं सकती हैं, यही कहना चाहती हैं ना? तो मैम बोलती हैं कि हाँ। तो सर बोलते हैं यह कोई नई बात नहीं है, यानी कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बोलते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। ये मुंह लटकाए हुए वापस आ जाती हैं और तैयार होने के लिए चली जाती हैं। अभी मुड़ी ही थी कि फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी। अब फिर से आवाज़ सुनाई देती है उन्हें कि सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने इन मैम को, जो ग्रुप नंबर 7 होता है, उसका लीडर बना देते हैं और बोलते हैं कि किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होगी तो उनको आपको हेल्प करनी पड़ेगी। और ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये सबको बताया ही जा चुका है। तो मैम अब एक ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनाई जा चुकी थी, तो वो अपने ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में सोच रही होती हैं। अब ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि बाकी के लोगों का सामान उठाने में मदद करना होता है और ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके आगे बढ़ जाने पर ही
खुद को आगे बढ़ना होता है, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स को आगे चलने देना होता है और खुद उनको देखभाल करते हुए उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। और जो चल नहीं पाता उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना होता है या फिर रुकने के लिए जगह ढूंढनी होती है। फिर साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना पड़ता है और ग्रुप मेंबर्स के खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी ये बात यह होती है कि अपनी कोई गलती ना भी हो, ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो तो भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये ग्रुप लीडर्स की जिम्मेदारियां होती हैं। जो लेखिका होती हैं वही समझ जाती हैं कि यहाँ का जो अनुशासन है वो अपने आप में ही अलग है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये ग्रुप लीडर बनना एक सजा है या फिर मजा। अब ग्रुप नंबर 7 के बारे में बताया है उन्होंने। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्र विद्यालय की टीचर थी। अब जो ग्रुप नंबर 7 है उसमें जो इंडिया के अपने जो ईस्टर्न स्टेट है 7 सिस्टर्स, उनमें से आई होती हैं। जैसे असम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, उनमें से लड़कियां आई होती हैं और ये अकेली टीचर होती हैं KVS की। इन सभी से मिलना उन्हें अच्छा लगता है और किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। और मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खानदोबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े थे। ये मिजोरम की खानदोबी थी, उनकी और इनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, लेकिन उन्हें मिजोरम की जो खानदोबी थी उसे केवल मिजो आती थी और इन्हें इंग्लिश और हिंदी आती थी। तो ये आपस में बातें तो नहीं कर पाते थे, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड थे, यानी कि एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बातें करते थे। 5 फरवरी सन 1984 जब नदी पार की। अब ये आगे की एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं। रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन C और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर का ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। जब ये ट्रैकिंग करने जाते थे रोज़ की तरह ने सुबह नाश्ते में विटामिन C की टैबलेट, आयरन की टैबलेट्स और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता था, जिससे कि इन्हें ऊर्जा मिल सके और ज़्यादा शक्ति इनमें आ सके। और ज़्यादा शक्ति क्योंकि जब ये ट्रैकिंग पर चढ़ती थी तो पहाड़ों पर जाती थी और पहाड़ों पर चढ़ना यानी कि जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अपनी साइड खींचता है, उसके अपोजिट जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ज़्यादा शक्ति या ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए ना ये सारी टैबलेट्स और दूध चॉकलेट वाला दिया जाता था जिससे कि इनमें शक्ति आ सके। और सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता था और कुछ भी खरोच वगैरह आई होती थी या फिर छाले वगैरह पड़ जाते थे उन पे ये पट्टियाँ बांधते थे और दर्द की मरहम मलते हुए ये रोज़ अपना मतलब मेंटेन कर लेते थे जिससे कि वो दूसरे दिन के लिए तैयार हो सके। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद जब ये कहाँ पहुँच जाते हैं, नदी के पास। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खुटों से मजबूती से बांधा था। नदी के एक किनारे से यानी कि नदी के 2 किनारे होते हैं, तो इस किनारे से दूसरे किनारे तक एक मजबूत और मोटा रस्सा बांध दिया गया था और इसे खूंटों की सहायता से बांधा गया था जिससे कि ये पक्के से बंध जाएं। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो ये हुक उखड़ गया तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। तो जो लेखिका थी वो मन ही मन उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें लग रहा था बार बार कि कहीं ये रास्ता खुल ना जाए या फिर ये हुक जो लगा हुआ है नदी के एक पार से दूसरे पार वो उखड़ ना जाए। और वो मन ही मन नदी की जो चौड़ाई होती है उसको आंक रही थी कि लगभग कितनी होगी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग यानी एक तरह का हुक होता है स्लिंग डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। तो इनके जो ट्रेनिंग टीचर थे उन्होंने अपने कमर पर रस्सी बांधी और उसमें एक तरह का जो हुक होता है जिसे स्लिंग बोलते हैं वो डाला और उस स्लिंग को नदी पर जो मोटा रास्ता बंधा था उस पर डाला और बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वो नदी के दूसरे पार पहुंच जाते हैं। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। जो नदी था उसमें जो पानी था बहुत तेज बहाव था उसका और बहुत ठंडा भी था, तो कोई भी पहले जाने से डर रहा था और एक दूसरे को सब पहले जाने को
कह रहे थे। और मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तो जो लेखिका थी वो भी सबकी नज़र से बचे हुए पीछे खड़ी थी लाइन में। वो सोच रही थी कि कोई उन्हें देखेगा नहीं। तभी जो प्रशिक्षक थे वो हुक और रस्सी लेकर उनके पास आ खड़े हुए। तो जो लेखिका थी फिर कहती हैं कि अब तो इस मुसीबत से वह बच नहीं सकती थी, क्योंकि जो प्रशिक्षक थे वो स्वयं में आ गए थे हुक और रस्सी लेकर उनके पास। तो बचाव का कोई रास्ता नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। तो जो वो नदी में उतरने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन जो साहस चाहिए होता है वो नहीं जुटा पा रही थी। जो सर उनकी जो हालत थी उस टाइम पे वो समझ रहे थे। तो वे जोर से बोलते हैं कि मैम्स के लिए चीयर्स, यानी कि उन्हें उनका उत्साह बढ़ाया जाए। तो इसके साथ ही वो और फिर कोई होता है जो उन्हें हल्के से पानी में धकेल देता है। पानी इतना ठंडा था कि उनके जो पैर होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं और वो कांपने लगती हैं। और जो ठंड की वजह से जो दांत होते हैं वो उनके किटकिटाने लग जाते हैं। और वो रस्सा पकड़कर धीरे धीरे पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जो किनारे पर होता है वो पानी कम होता है, लेकिन नदी की गहराई तक जैसे जैसे पार करती जा रही थी वो पानी उनके गर्दन तक पहुंचता जा रहा था। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। जब नदी के बीचों बीच वो पहुंच गई थी तो पैर उनके टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे उनके हाथ से रस्सी जो थी वो छूट जाती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, हेल्प के लिए वो इधर उधर चिल्लाने लगती हैं। अब उन्हें लगता है कि अब तो वो बह जाएंगी, पर नहीं, वो तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। तो जब वो छटपटाने लगती हैं कि उनके हाथ से रस्सा छूट जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो अब बह ही जाएंगी, लेकिन उनकी कमर से जो हुक बंधा हुआ होता है वो रस्से से बंधा हुआ होता है, यानी उनके सिर्फ हाथ ही छूटे हुए होते हैं। तो उन्हें आवाज़ और लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है कि रस्सा पकड़ो। तो वो हिम्मत करके रस्से को पकड़ती हैं और आगे बढ़ना शुरू करती हैं, और धीरे धीरे वो किनारे पर पहुंच जाती हैं। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्लाकर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। तो जब नदी इन्होंने पार कर ली तो इन्हें एक स्पेशल प्रकार की खुशी का एहसास हुआ। इन्होंने एक जोखिम भरा यानी कि एडवेंचर किया। अब ये किनारे पर खड़ी और लोगों को भी उत्साहित कर रही थी और चिल्ला कर बोल रही थी कि रस्से को कसकर पकड़ो। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। जो इन्होंने जोखिम को सहकर आगे जो नदी पार की थी, उससे इन्हें बहुत विश्वास और साहस मिला। उसी से ये दूसरों को भी उत्साहित कर पा रही थी। 10 फरवरी सन 1984 की बात है, रॉक क्लाइंबिंग की, यानी कि चट्टानों पर चढ़ने की। अब रॉक जो होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, इस प्रकार की खड़ी। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, चीटर यानी कि जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्टू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। तो 15 किलोमीटर की जो चढ़ाई थी उसे चढ़कर ये टेकला गांव में पहुंचना था। टेकला किसी गांव का नाम है, तो वहां पर पहुंचना था इन्हें। और ये जो गांव था लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। इन्होंने जो भी पहाड़ पर चढ़ने का इनका ज़रूरी का सामान था, जैसे कि खाने के डिब्बे थे, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, जैकेट और खाने पीने की चीज़ें जो भी थी वो अपने रक्सिक बैग में रखकर ये टेकला गांव में पहुंच गए। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। जो पहाड़ यानी कि चट्टान जो होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, तो यहाँ पर जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं, ऐसे चढ़ते हुए, जिससे कि जो बारिश पड़े तो पानी से जो मिट्टी बहे वो सीधे बहकर वेस्ट नीचे ना जाए। जो फसल नीचे फसल जो उगती है उसमें रुक कर जाए और नीचे जो फसल उग रही है उसके लिए वो उपयोगी बने।
तो वहाँ पर जो सीढ़ी नुमा खेत थे उसमें मौसम के अकॉर्डिंग जो फल और सब्जियाँ थी वो उगी हुई थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंचा चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। और सामने जो एक बड़ा बिल्कुल सपाट यानी कि बिल्कुल सीधा ऐसा लगभग 90 मीटर ऊंचा चट्टान था, उसके ऊपर जो कर्नल राम सिंह थे वो खूंटे गाड़कर यानी कि जो स्लिंग होती है खूंटा उसको गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। और हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। तो जब सीधा ऐसे पहाड़ होता है तो उस पर चढ़ने के लिए उन्हें बताया गया था कि पहले जहाँ जहाँ पर आपको पैर और हाथ जमाने हैं वो अपने मजबूत जगह पर देख लें, अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लें कि पहाड़ पर कहाँ उन्हें पैर जमाना है, कहाँ पर उनको हाथ पकड़ना है। उस जगह को अच्छे से पहचान लें जिससे कि वो आगे आसानी से चढ़ सकें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। तो लेखिका बता रही हैं कि जब वो नदी पार कर रही थी तो लाइन में पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन आज उस लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, उनका पीछे हटने का मन नहीं था। और जो उनके जो ट्रेनिंग टीचर थे वो कमर पर रस्सी बांधे और स्लिंग डाले यानी कि जो हुक होता है वो स्लिंग डाले, नीचे लटकता हुआ मोटा रास्ता पकड़कर चट्टान पर उन्होंने चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया। तो जब उनके जो ट्रेनिंग टीचर थे वो जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि वो एकदम दौड़ रहे थे यानी कि बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने भी स्लिंग डालकर अपनी कमर पर चट्टान पर पैर को आगे बढ़ाया, लेकिन वो जैसे ही पैर बढ़ा रही थी वो फिसली और उस रास्ते से झूलने लगी। यानी कि वो अपने ट्रेनिंग टीचर की तरह बहुत तेज़ी से नहीं चढ़ पा रही थी और वो फिसल गई। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। तो जो पहाड़ पर चढ़ने की ट्रिक होती है वो ये होती है कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। अब 90 डिग्री ऐसा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। ये एक पहाड़ पर चढ़ने की ट्रिक होती है। कमर को सीधे रखना होता है और झुकना नहीं होता है। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। तो जब वो चढ़ रहे थे तो 90 डिग्री का कोण बनाना होता था और बिल्कुल झुकना नहीं होता था, कमर को सीधा रखना होता था। तो वो आगे बढ़ती गई और चट्टान को जमीन मानकर वो चढ़ने लगी। उन्हें चट्टान से नीचे भी उतरना था। तो जो पर्वतारोहण की यानी कि पर्वतारोहण की जो भाषा में पहाड़ से नीचे उतरने को रैपलिंग बोला जाता है, तो उन्हें रैपलिंग भी करनी थी। तो एक बार फिर से बेझिझक यानी बिना डरे निडरता से चट्टान से नीचे उतरने के लिए भी वो खड़ी हो गई। एक मज़ेदार घटना बता रही है ये कि शाम हो गई थी और जो खानदोनबी थी जिसको सिर्फ मीज़ो बोलने आती थी उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी और उन लोगों का खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था। तो उनके देखते ही देखते वो कटीली तारें पार करके एक बगीचे में घुस गई और वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे जो होते हैं वो तोड़ कर ले आई। तभी पीछे से जो उस पहाड़ी महिला थी जो उस खेत की मालकिन थी वो उसके पीछे पीछे आई और उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खानदोनबी को कुछ कह रही थी, यानी कि उनके खेत से जो खीरा तोड़ा था उसको मना कर रही होंगी या कुछ कह रही होंगी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी, जो कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खानदोनबी बीच बीच में मीजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सभी की लैंग्वेज अलग अलग थी। इसलिए आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इन्होंने अपने एक्सप्रेशन या फिर साइन लैंग्वेज में उस महिला को समझाया और इन्होंने अपनी गलती मानी। इतनी देर में हमारा सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इतनी ही देर में जो इनका जो सारा ग्रुप होता है वो आगे निकल जाता है और बहुत अंधेरा भी हो चुका होता है और इनको लग रहा था कि ये गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये लोग बहुत घबरा गए थे। इन्होंने टॉर्च से देखा तो कुछ इन्हें नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने घबराकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी इनके पसीने छूटे जा रहे थे, इनके डर की वजह से, या कि कहीं कहीं ये गुम ना हो जाएं। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कहाँ हो तुम सब। इनके जो ग्रुप मेंबर्स थे उनके लिए उन्होंने आवाज़ लगाई कि तुम सब कहाँ हो,
जो पहाड़ों में इनकी आवाज़ गूंजने लगती है। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। इन्होंने सब सीटियाँ जो इनके पास थी वो बजाना शुरू किया और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप वालों को पता चल गया इनकी आवाज़ से और इनकी सीटियों से। ग्रुप मेंबर्स को पता चल गया तो वो भी रिप्लाई में सीटियाँ बजाने लगे। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खानडोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीजो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। जब ग्रुप मेंबर्स उनको ढूंढते ढूंढते हुए आ रहे थे तो खानडोनबी को लगा कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, जिससे कि अदर लोग उनकी आवाज़ को सुनकर उनकी तरफ आए। तो वो धीरे धीरे अपनी ही मीजो भाषा में कुछ गाना गाए चली जा रही थी और थोड़ी ही देर में उनका जो ग्रुप था उन्हें मिल गया। तब जाकर उनकी जान में जान आई। उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। 15 फरवरी सन 1984, एक खास मुलाकात। अभी एक खास मुलाकात के बारे में बता रही हैं, जो कि खास मेहमान बछेंद्री पाल से थी। बछेंद्री पाल को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। तो रात को खाने के बाद इन्हें एक खास मेहमान से मिलवाया गया था और ये खास मेहमान थी बछेंद्री पाल। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए उन्हें चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी और उसी खुशी के माहौल में सभी गाना बजाना हो रहा था और बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए बछेंद्री भी नाचने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। उस टाइम पर ये नहीं सोच पा रही थी कि एवरेस्ट चढ़ने वाली यही पहली भारतीय महिला बनेंगी। 18 फरवरी सन 1984, कैंप। अब ये कुछ कैंप की बातें बता रही हैं। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी। ये लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे अब, और रात को इन्हें वहीं रुकना था। सभी अपना टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए इनके पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी, जिसमें बीच में हवा रुक जाती है, ठंड नहीं आती जिससे, और जो टेंट के अंदर रहता है उसे गर्म फील होता है। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। हवा चलने की वजह से एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता था और दूसरी तरफ से बांधते तो एक तरफ से उड़ जाता था। तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से जो टेंट थे वो लगे और फिर इन्होंने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। टेंट के चारों तरफ नाली खोदी, क्योंकि जो पहाड़ पर कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जहरीले सांप वगैरह होते हैं वो इनके टेंट में एंटर ना कर सके, इसलिए। फिर उन्होंने पत्थरों से चूल्हा बनाया और खाना तैयार किया और वहाँ की साफ़ सफाई कर दी। वहाँ के जो छिलके कूड़ा था वो एक पैकेट में इकट्ठा कर लिया। बाकी साफ़ सफाई करके बिल्कुल साफ़ कर दिया। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिससे गर्मी रहती है। तो सोने के लिए स्लीपिंग एक विशेष प्रकार का बैग होता है जिसमें आराम से घुसकर सोया जा सकता है और उसकी चैन को बंद किया जा सकता है। और वो किससे, जैसे कि पंख या फिर मुलायम चीज़ों से बना हुआ होता है जिसमें गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी कि क्या इसमें मैं सो पाऊँगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा था और हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। जब ये लोग सुबह उठे तो सब जगह सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ छाई रही थी। सभी कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। और आज इन्हें बर्फ़ ही बर्फ़ पर चढ़ाई करनी थी और कम से कम लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर इन्हें चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे।
दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। बर्फ़ पर ये जैसे ही पैर रख रहे थे तो बर्फ़ पर पैर फिसल रहा था, तो इन्हें छड़ियाँ दी गई थी जिससे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे। फिर भी हल्का हल्का पैर फिसलता है और बर्फ़ पर चढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार के शूज़ भी आते हैं जिसमें नीचे कीलें होती हैं, उसके सहारे से वो बर्फ़ पर चढ़ा जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, स्नोमैन भी बनाए और बर्फ़ के गोले से भी खेले। अब कैंप के आखिरी दिन के बारे में बता रही हैं। 21 फरवरी सन 1984, कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थीं। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तो कैंप फायर यानी कि जो कैंप का आखिरी दिन होता है वो फायर करने का होता है, आग जलाने का होता है। तो उसकी तैयारियां चल रही थी। खाने के बाद आग के चारों तरफ बैठकर सभी ने नाच गाना किया, चुटकुले, हंसी मजाक, यानी सबने इतनी मस्ती की। कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया, यानी कि लेखिका यानी कि संगीता अरोड़ा को बुलाया। उन्होंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई, पर जब इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। तो जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बुलाया तो इन्हें लगा कि आज भी कोई गड़बड़ हो गई है, इन्हें पनिशमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नाम की जो घोषणा की गई तो ये एकदम सरप्राइज्ड हो गई और उनका जो आशीर्वाद भरा हुआ हाथ इनके सिर पर रखा तो इनकी जो आँखें थी वो खुशी के आंसू से छलक आए। तो ये था चैप्टर माउंटेनियरिंग के बारे में कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है, कितना रिस्क होता है, कितने जोखिम भरे काम होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के, और उसमें मज़ा भी आता है, एंजॉय भी किया जाता है। तो ये थी संगीता अरोड़ा की अपने एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव। अभी ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।